हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो यहाँ पर हम लोग सक्षमता 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी शिक्षागण सक्षमता 3 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सक्षमता 1 और 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सक्षमता 1 एंड 2 में, वो सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और जितना ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पर प्यार मिलेगा, यहाँ पर आप लोग जितना अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे, उस हिसाब से मैं फिर आगे के क्वेश्चन जारी रखूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप सभी कितने शिक्षकगण यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो लगभग आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग खुद शिक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग, तब भी आप पास हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न पार्ट 1 में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल मैंने सोचा कि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाना स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन से सामान्य अध्ययन के प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। और अगर बात करें तो कोक में कार्बन का कितना प्रतिशत रहता है, कोक में कार्बन का प्रतिशत कितना रहता है, तो देखिए 80 से 85% इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म से संबंधित है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो पीला है, नीला है, इनमें से कोई नहीं है, या फिर इनमें से एक से अधिक है, या बैगनी है। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित यानी बिना परिवर्तित होने वाला जो रंग है वो बैगनी कलर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर बात करें तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक लाल रंग है वो सबसे कम है और बैगनी रंग सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है, यहाँ पर बैगनी है। तो लाल रंग का सबसे कम अपवर्तन सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है R = PL/A, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो L क्या है, L है किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि उसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई है। और अगर बात करें यहाँ पर ए की, तो ये क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उसकी लंबाई, यानी कि सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, उसकी लंबाई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर जो मौजूद मुख्य रासायनिक है वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पर वो है फास्फोरस। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फास्फोरस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त कौन सा है, तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका बी ऑप्शन के साथ सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, कौन सा, एथेनॉल। एथेनॉल जो है यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 53 है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, यहाँ पर जस्ता जो है टीन की तुलना में महंगा है इसलिए, या फिर बी ऑप्शन है टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, या इनमें से एक से अधिक आंसर है या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं पूछा है यहाँ पर। तो खंदक प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, या फिर ड्रिप प्रणाली है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आंसर सी होगा, ड्रिप प्रणाली। ठीक है, ड्रिप प्रणाली जो है वो पारंपरिक सिंचाई नहीं है और ये आपका मॉडर्न तरीका यहाँ पर कहा जा सकता है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, यानी कि 1 जोड़ा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या यानी जोड़े की कितनी होती है? तो वो होती है 23, और जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो स्त्री पुरुष में समान होते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 56, मानव का श्रवण परास क्या है? तो यहाँ पर श्रवण प्रवास यानी कि सुनने की क्षमता क्या है? तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मानव कान का श्रवण परास जो है वो यहाँ पर होना चाहिए कितना? ए होना चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा किस में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका ए ऑप्शन, नीला प्रकाश में। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे होगी, क्योंकि देखिए जो आपका नीला प्रकाश है ना, मतलब जिसमें जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। तो इसीलिए नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है निम्नतम है। निम्नतम मतलब कितना है? तो 460 nm से 500 nm तक है, इसलिए इसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। किसकी? नीले प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है वो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या फिर डी ऑप्शन, ई ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 60 क्वेश्चन है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन, क्रमांकुंचन, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 60 का सी होगा आपका क्या? क्रमांकुंचन। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, या फिर बी है कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, सी है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये जो भाग है ना मस्तिष्क का, वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगर यहाँ पर हम मेंडुला की बात करें, जैसे यहाँ पर मेंडुला है, तो मेंडुला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये यहाँ पर ओब्लोंगेटा होता है, ओब्लोंगेटा में हृदय और फेफड़े के लिए ये महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र का काम करता है। किसमें? हृदय और फेफड़े के लिए, हृदय एवं फेफड़े के लिए, फेफड़ों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र का काम करता है, नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है वो हृदय केंद्र और श्वसन केंद्र के साथ मिलकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, अगर 62 का सही ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बी होगा, रोलिंग घर्षण जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। रोलिंग घर्षण में जैसे आपका पहिया हो गया, तो पहिया क्या होता है, जब किसी समतल सतह पर लुढ़कती है तो समतल सतह पर जो वस्तु का संपर्क क्षेत्रफल है वो बहुत क्या हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताना है यहाँ पर। तो के सीतारमन है, भवेश गुप्ता है, साजी केवी है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं वो साजी केवी हैं, साजी केवी हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जाएंगे हम लोग, साजी केवी। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया था, 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है, और के रूप में पदभार लिया था, कब लिया था, 7 दिसंबर 2022 को इन्होंने अध्यक्ष के रूप में, नाबार्ड अध्यक्ष के रूप में साजी केवी ने पदभार लिया था। और इससे पहले वो नाबार्ड के ही उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। नाबार्ड क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक है जिसकी स्थापना किसने की थी, स्थापना देखिए कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर। शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर कब हुई थी स्थापना हुई थी आपका 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आप मुंबई, याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी हैं, और इन्होंने कब पदभार यहाँ पर संभाला था इस प्रश्न के हिसाब से, 7 दिसंबर 2022 को। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसके बाद अगर बात करें इनके बारे में, अगर नाबार्ड के बारे में और हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक है, और जिसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ONGC की अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ई होगा आपका, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो अरुण कुमार सिंह है, और इन्हें 3 वर्ष के लिए 7 दिसंबर 2022 को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये अगर बात करें ONGC की, तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर इसके बारे में जाने ONGC के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है। और अगर बात करें यहाँ पर तो ये इसको स्थापित कब किया गया था, तो इसको किया गया था 14 अगस्त 1956 को। ठीक है, 1956 को किया गया था। और यह क्या करता है, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका घरेलू उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, तो यहाँ पर अगर आप कहें तो 71% योगदान है ONGC का। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इटली की प्रधानमंत्री इनमें से कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मेलोनी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की प्रधानमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्हें 2022 में इटली में हुए आम चुनाव के विजय के साथ ही देश की पहली
पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। कब बनी थी? 2022 में, और 22 अक्टूबर 2022 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और मेलोनी इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 3167 है, 3267 है, और 3067, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है कि 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट की अगर अनुसार यहाँ पर देखें तो वो 2022 में भारत बाघों की संख्या 3167 थी। और रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 4 वर्षों में देखें तो 6 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.7% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वृद्धि हुई है। तो इस वजह से भारत में जो बाघों की जो गणना होती है ना, तो वो भारत के 20 राज्यों के वन आवासों को शामिल किया जाता है उसमें। ठीक है, तो वर्ष 2018 से 2022 के बीच 200 बाघों की वृद्धि देखी गई। और वो वर्ष 2000 अगर 18 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2967 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी संख्या थी बाघों की। वहीं अगर 2014 से 18 के बीच देखें तो 33% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 की घटना बिपरजॉय था। क्या था ये? तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात था, समुद्री तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, और उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखिए, बिपरजॉय जो था ना, यहाँ पर अगर बात करें तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, चक्रवात का नाम है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ तो देखिए, जो यहाँ पर बिपरजॉय है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और एक प्रचंड चक्रवाती तूफान था, मतलब बहुत भयानक। और इसमें क्या हुआ था, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भागों को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश ने किया था इसका नामकरण। और इसका अर्थ क्या होता है? अगर पूछ दे बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपदा। इसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आपका होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 का आंसर होगा ए, पीएम पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और जिसे वर्ष कब शुरू किया गया था? इसका वर्ष भी याद कीजिए, कब से स्टार्ट है ये? 1995 में शुरू किया गया था। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व का सबसे जो बड़े स्तर की बात करें तो स्कूली भोजन कार्यक्रम में से एक है पीएम पोषण योजना। इसमें क्या होता है, नर्सरी से लेकर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 8 के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? पीएम पोषण योजना यहाँ पर अगर बात करें तो 2021 से ये शुरू हुई थी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? मध्याह्न भोजन योजना। पीएम पोषण योजना का नाम कब शुरू हुआ? 2021 से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल क्या है? तो भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, पटना बिहार, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए, ये यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से तो ई ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोपालगंज जिले में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। और कहाँ हुआ था? थावे बिहार के गोपालगंज जिले में। वहाँ पर क्या है? प्राचीन स्थल है। कौन सा? थावे
थावे एक प्राचीन स्थल है, वहीं पर ये हुआ था। और जहाँ एक अति प्राचीन दुर्गा मंदिर है, यहाँ प्रतिदिन देश विदेश से श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्पण करने के लिए आते हैं। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यह महोत्सव क्या है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन क्या है। स्टेट आइकॉन की बात की जा रही है तो पल्लवी ठाकुर है, मैथिली मिश्रा है, मैथिली ठाकुर है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन है मैथिली ठाकुर। ठीक है, तो ये जो है बिहार के मधुबनी जिले की मैथिली ठाकुर है। इसको भारत के निर्वाचन आयोग ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। और मैथिली क्या है, पेशे से बिहार की एक लोक गायिका है जो कि काफ़ी फेमस है। आप लोगों ने भी यूट्यूब पर या फिर इनके प्रोग्राम भी देखे होंगे। तो ये यहाँ पर है। और ये वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। तो इस तरह से इनके बारे में ये जानकारी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है यहाँ पर। तो 70,000 करोड़ है, या फिर 72,000 करोड़ है, 75,000 करोड़ है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग सही ऑप्शन की 71 की, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70,000 करोड़ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को, कब, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की थी। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वर्ष था 2024 तक क्या करना है, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पानी उपलब्ध कराना है। और यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह राशि बजट वर्ष 2023 से 24 के लिए आवंटित है। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का क्या नाम है। तो दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का यहाँ पर अगर बात करें तो पहला होगा शेखर पाठक जो है, ये द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। और शेखर पाठक उत्तराखंड के एक भारतीय इतिहासकार, लेखक और विद्वान है। चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर बात करें तो किन्होंने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल यानी उत्तराखंड के जंगल से की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका विश्व ब्रेल लिपि अगर बात करें तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो लुईस ब्रेल ने की थी। इनके जन्मदिन 4 जनवरी को ही यह दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। और इनकी आंखें स्टार्टिंग में थी, बाद में क्या होता है कि ये अपने पिताजी के औजार यानी जो गाड़ियों की औजारें थी उस औजार से ये खेल रहे थे। और एक औजार जो नुकीला औजार था वो उनके आँखों में लगी, और इसके बाद इनकी आंखें चली गई। इसके बाद इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और 4 जनवरी को उनका जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 75 क्वेश्चन की तरफ। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, और इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 75 का आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं
क्योंकि इसका जो शुभारंभ है ना वो 16 अप्रैल 2023 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसका उद्देश्य देखो अपना देश। क्या है उद्देश्य? देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत क्या? श्रेष्ठ भारत जो है यहाँ पर क्या है? पहल को बढ़ावा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक है। तो देखिए अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो है आपका कौन? हिमाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगर बात करें तो इस डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया जो है वो अप्रैल 2022 से शुरू है। ठीक है। और अगर बात करें तो अब तक अज्ञात शवों के 15 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में संग्रहित किए जा चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा यहाँ पर है? तो वो ऑप्शन आपको बताना है। तो ये है आपका कौन? इंडोनेशिया। यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो 2023 के शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आसियान का कौन सा शिखर सम्मेलन यहाँ इंडोनेशिया में हुआ था? तो 43वां 43 जो है यहाँ पर ये शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये हुआ था 5 सितंबर से, अगर बात करें तो 7 सितंबर तक, 7 सितंबर 2023 तक ये आयोजित हुआ था। और अगर बात करें तो आसियान यहाँ पर अगर बात करें तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक व सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक प्रकार का ये मंच है। और आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है यहाँ पर? तो पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से एक से अधिक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जर्मनी देश है। जर्मनी देश यहाँ पर आप सही ऑप्शन लगा सकते हैं। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश जर्मनी है। और पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित क्या है? वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत वर्ष अगर बात करें तो ये वर्ष था 2010। जर्मनी के पूर्व चांसलर अगर बात करें यहाँ पर तो एंजेला मर्केल ने की थी। ठीक है, ने की थी इसकी शुरुआत। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सूर्य क्या है? एक तारा है। और कैसा तारा है? पीला तारा है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर यहाँ पर अगर बात करें तो स्थित है? तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष क्या है कि दूरी पर एक कोने में स्थित है। और ये क्या है? एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। और जिसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 71% अगर बात करें तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर बात करें तो 26.5% जो है इसमें हीलियम होता है, हीलियम। इसके बाद अगर बात करें अन्य तत्व की, तो अन्य तत्व अगर बात करें यहाँ पर, अन्य तत्व जो है यहाँ पर
अन्य तत्व की बात करें तो 2.5% है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? 1 डिग्री के अंतराल पर 179, 180, 181, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका आंसर होगा 179। तो फिलहाल अभी तक हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को विराम देते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग सही उत्तर ले लेते हैं, सही उत्तर आपको पता चल जाता है, तो आप चाहें तो नीचे कमेंट में आप अपने मार्क्स भी लिख सकते हैं, या फिर कितने नंबर आपके आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो भी आप देख सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। अगर आप वहाँ पर अगर 1-2 प्रश्न तुक्का भी लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन तैयारी ऐसे कीजिए कि हर सभी प्रश्न आप अच्छे से लगा आए कॉन्फिडेंट के साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।